हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड पार्ट में पहुंच चुके हैं। 2 पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट में क्या क्या पढ़े उसको एक बार हम मगअप कर देते हैं। पहले तो हम लोग पढ़े हैं कि रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। तो फास्ट, वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन, ये हो गया। उसके बाद स्टेप के आधार पर भी पढ़े थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है आज लेक्चर में उसका यूज हो, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का। अगर आज नहीं हो पाया तो अगला में नेक्स्ट जरूर उसका यूज आएगा, तो उसको ध्यान रखना है। उसके बाद मेन डिस्कशन अभी तक हुआ हम लोग का रेट के बारे में। मेन डिस्कशन क्या किया है फ्रेंड, हम लोग अभी तक रेट के बारे में मेन डिस्कशन हुआ है। किसी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं और किसी रिएक्शन का रेट को डिफाइन भी कर चुके हैं हम लोग। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेस्पेक्ट में अलग अलग रिएक्शन का, बहुत सारे रिएक्शन का हम रेट लिखे हैं, उस पर बहुत सारा सवाल भी किए हुए हैं। तो यहाँ तक हम लोग रेट को कंप्लीट ही कर चुके हैं। अब भी किसी रिएक्शन का रेट ही एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेट का करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रेट लॉ। रेट लॉ पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड हम लोग। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेट लॉ। देखिए रेट लॉ में भी रेट ही का एक्सप्रेशन होगा। रेट ऑलरेडी हम लोग एक तरीका आपको रेट लिखने का हम सिखा चुके हैं, उसको ध्यान रखना है कि किसी रिएक्शन का बैलेंस, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं, तो हो गया। फिर रेट लॉ जो बोर्ड पर दिख रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हैं रेट लॉ। रेट लॉ में भी हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का इस तरीका सीखेंगे और फिर बाद में दोनों रेट को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो अब हम लोग का है टॉपिक रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या है? देखिए रेट लॉ एक मैथमेटिकल रिलेशन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बीच में। पहले तो रेट आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन रेट लॉ में भी रेट एक्सप्रेस कीजिएगा किसके टर्म में? किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के टर्म में जो रेट एक्सप्रेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है थोड़ा। रेट लॉ क्या है? इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यह एक रेट लॉ क्या है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके बीच? रेट के बीच और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और एक्सपेरिमेंटली आता है। तो खासकर जो बोर्ड के लिए है, तो बोर्ड के लिए आता है कि डिफाइन रेट लॉ आता है 3 नंबर में भी, 5 मार्क में जैसा वो है। तो रेट लॉ लिखने के लिए आता है। तो ये तो हम एक वर्ड लिख दिए हैं, आप इसको लिखे चाहे ना। रेट लॉ मैंने है, ये लिखने पर आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए रेट कैसे लिखते हैं, किसी रेट लॉ से रेट कैसे लिखते हैं। एक बार बार हम बोल रहे हैं, एक रेट लिखने के लिए आपको समझा चुके हैं बैलेंस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में, लेकिन रेट लॉ से आप रेट कैसे लिखेंगे? देखिए रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी रिएक्शन का रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। प्रत्येक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उस कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। प्रत्येक रिएक्शन के कंसंट्रेशन का क्या लेना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट समझते हैं ना? मल्टीप्लीकेशन रेज टू सम पावर डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली। और वो जो रिएक्टेंट का जो हम लोग कंसंट्रेशन लिखेंगे उस पर कुछ ना कुछ पावर होगा, पावर दिया जाता है, रेज टू सम पावर। उस पर कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट देते हैं पावर, और वह पावर कहां से आता है? डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से आता है। तो देख लीजिए कि रेट ऑफ ए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। प्रत्येक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसका प्रोडक्ट लेना है, यानी इनटू में लेना है। उस पर कुछ ना कुछ पावर देना है, जो कि पावर कहां से डिटरमाइन होगा? एक्सपेरिमेंटली से। अब देखिए आपके सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिए हैं, ए प्लस बी रिएक्ट करके क्या दिया? प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट से हमको यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में सीधे हम सिंपली प्रोडक्ट लिख दिए। उधर कुछ भी बनेगा अभी उससे हमको नहीं मतलब है।
ए आप जानते हैं ए क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बोलिए ए क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए स्मॉल बी क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपको बता ही चुके हैं। तो ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके बनाया प्रोडक्ट, तो ए मेरा दोनों ही रिएक्टेंट हो गया, ए कैपिटल ए और कैपिटल बी आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो अब रेट लॉ से रेट लिखिए, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये आप 9-10 से ही पढ़ते आते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन, तो बड़ा ब्रैकेट में आ गया ए का कंसंट्रेशन का पावर क्या है, अल्फा, और बी का कंसंट्रेशन का पावर बीटा। तो दो ही रिएक्टेंट आप लिए हैं, एक ए लिए हैं एक बी, तो ये सारे का एक कंसंट्रेशन बता है कि कोई बड़ा ब्रैकेट में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ए और बी के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लिए, यानी यहाँ इनटू है, कोई साइन नहीं है तो इनटू है, तो ए और बी के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लिए और दोनों पर पावर दे दिए, इस पर पावर अल्फा दे दी और इस पर पावर क्या दे दिए, बीटा। और ए पावर कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली का साइन है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 9-10 में। तो ये देखिए रिएक्टेंट में दो ही है, अगर एक और सी रहता तो यहाँ इंटू में सी आ जाता, जितना रिएक्टेंट में लीजिएगा ना सभी इंटू में आ जाएगा। तो दो ही टर्म मिले हैं, कैपिटल ए रिएक्टेंट है आपका, कैपिटल बी भी रिएक्टेंट है। तो ए और बी का ये बड़ा ब्रैकेट बार बार बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन हो गया, तो ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, आए दोनों पर कुछ ना कुछ पावर होगा, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाने के लिए कोई ना कोई हम लोग कांस्टेंट देते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में भी। तो इसको हटाने के लिए यहाँ बराबर दें, और इसको हटाने के लिए कांस्टेंट आया जिसका नाम है के। तो ए का पावर अल्फा इंटू बी का पावर बीटा, तो ए हो गया मेन रेट लॉ से ये रेट हुआ। एक रेट तो आप पहले लिखने सिखा चुके हैं, लेकिन रेट लॉ से आपका रेट हुआ। अब इसमें ये क्या है, के क्या है, के है, इसको बोलते हैं क्या, रेट कांस्टेंट, और इसका नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसका एक नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, कबर बाता है आर के पाए, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये नाम भी याद रखना चाहिए कि के है रेट कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो रेट लॉ से जो एक्सप्रेशन आया क्या आया, ए आया। अल्फा क्या है, अल्फा देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल ए। बीटा क्या है, ए भी वही चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल बी। तो ये जो पावर होता है इसको ऑर्डर बोला जाता है। कि अगर कोई पूछे, जैसे ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा, सवाल में आता है ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा, और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए ये एक रेस्पेक्ट में उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो जो पावर रहेगा वही बोलिएगा। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, अल्फा, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बीटा। तब पूछे कि ए के रेस्पेक्ट में उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, तो उसी का पावर बताइएगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसी का पावर बताना है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पूरे रिएक्शन का यदि ऑर्डर पूछा जाए तो सारे का पावर का सम होगा। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ दिया हुआ है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर पूछ सकता है, ओवरऑल ऑर्डर पूछ सकता है, मतलब पूरे रिएक्शन का ऑर्डर। अगर देखिए
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ पूरे रिएक्शन का ऑर्डर। लेकिन अगर किसी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाए कि ए के रेस्पेक्ट में क्या है तो अल्फा, बी के रेस्पेक्ट में क्या है तो बीटा। तो रेट लॉ यहां समझ में आना चाहिए आपको। रेट लॉ समझ गए होंगे। रेट लॉ कैसे लिखना एक बार और हम समझा देते हैं थोड़ा सा, कि कोई भी रिएक्शन दिया रहे तो अगर रेट लॉ लिखना है तो उसमें करना क्या है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो रिएक्टेंट में है उसका कंसंट्रेशन मतलब बड़ा ब्रैकेट लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उस पर कुछ ना कुछ पावर और सब इनटू में होना चाहिए। तो दो रिएक्टेंट है, एक कैपिटल ए है कैपिटल बी है, तो ए का पावर अल्फा बी का पावर बीटा, ये हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इस साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट देंगे तो उसके जगह पर इक्वल साइन आ जाएगा। तो अब रेट बराबर इक्वल कर दिए, रेट इक्वल टू के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। के क्या है? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या उसका स्पेशल नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट हो गया। अल्फा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। इस रिएक्शन का ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाए तो अल्फा, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाए तो बीटा। अब पूछे कि होल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो क्या बोलिएगा? अल्फा प्लस बीटा। यहां तक समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कंसंट्रेशन से वीडियो को जब भी आप देखिएगा तो समझ में आएगा। और ऑनलाइन क्लासेज में सुविधा भी बहुत सारा है, वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो इसको अब हम मिटाते हैं बोर्ड को। अब देखिए यहाँ आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। देखिए आपको तो दो रिएक्शन बता चुके हैं पहले, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताया गया है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या बताए थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वह रिएक्शन एलिमेंट्री होगा जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट कर जाए। सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन, और वह रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट करता हो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखिए यहां पर क्या, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी को क्या बोलते हैं? स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। तो देखिए यहां पर क्या होगा? ए बराबर अल्फा बराबर ए होगा, अल्फा बराबर ए होगा, और बीटा बराबर बी होगा। किसके लिए? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बोले थे ना शुरू में कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आज यूज हो रहा है। तो अल्फा बराबर ए है और बीटा बराबर बी है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है आपका? यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या डिराइव करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये जो पावर होगा उसके स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन पावर, ये जो पावर होगा जो रेट लॉ में इच कंसंट्रेशन का जो पावर होगा वो उसके प्रत्येक रिएक्टेंट के स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट के क्या होगा? इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर कंपटीशन वाले के लिए ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन अगर कह रहा है कि यह रिएक्शन एलिमेंट्री है तो वहां पर आपको क्या करना होगा कि ये जो रेट लॉ में पावर दीजिएगा ना वह उसके स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट जो होगा वही हो जाएगा। किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। बट अल्फा इज इक्वल टू नॉट ए, बीटा इज इक्वल टू नॉट बी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एक पावर होगा, कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होगा वह स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम ध्यान देना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन यदि है, एलिमेंट्री का डिफिनीशन पता है, सिंगल स्टेप का रिएक्शन, तो अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो जो रेट लॉ में आपको पावर देना है वो किसके बराबर हो जाएगा? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के। लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो पावर के इक्वल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका एक हाइपोथेटिकल हम रिएक्शन लिए, एग्जाम्पल ए रिएक्शन लिए 2A + 3B, प्रोडक्ट कुछ भी बना, प्रोडक्ट से हमको अभी प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना और इस सवाल में कहा गया है कि यह एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन हम शुरू में बोले थे कि हम लोग किसी रिएक्शन को जज नहीं कर सकते हैं कोई एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, वो प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चन, उसमें दिया रहेगा कि यह रिएक्शन आपको एलिमेंट्री एज्यूम करना है कि कॉम्प्लेक्स एज्यूम करना है। इसलिए अब मान लिया जाए, तब आप इसका तो रेट लिखिए। तो क्या लिखिए? रेट लिखिए। किससे लिखना है? रेट लॉ से। तो रेट लॉ से क्या आएगा? रेट लॉ से जो रेट आएगा, रेट बराबर क्या? के इंटू कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन? ए इंटू किसका कंसंट्रेशन? बी। अब देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो पावर होगा क्या बताए कि उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो ए का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2, बी का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 3। तो ये आ गया रेट लॉ से यही ना रेट लिखिएगा, रेट बराबर के इंटू ए रिएक्टेंट ए, तो ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, पावर क्या देना है? जो कोफिशिएंट तो 2 और यहाँ 3, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है? एलिमेंट्री। अब यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहता तब पावर ये नहीं दे सकते, वो एक्सपेरिमेंट से आएगा। वह पावर कहां से आएगा? एक्सपेरिमेंट से आएगा। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए, पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ऑर्डर मतलब पूरे रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर का मतलब पूरे रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है। तो यहाँ पावर क्या है? 2 प्लस यहाँ 3 यानी 5। तो ये 5th ऑर्डर का रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है किस ऑर्डर का होगा? 5th ऑर्डर का होगा। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ये मान लिया जाए कि A + 3B और मिल के दिया प्रोडक्ट्स, कुछ भी प्रोडक्ट्स बना, लेकिन सवाल में यह कहा गया है कि यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इसका रेट लॉ से रेट लिखना है, रेट लॉ से। तो जो रेट होगा क्या होगा? बोलिए। रेट बराबर क्या? के इंटू ब्रैकेट में ये इंटू इसका कंसंट्रेशन बी। पावर क्या देना है? क्या पावर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा? नहीं, बताए शुरू में लिख दिए थे कि वो एलिमेंट्री के केस में केवल स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर होगा, कॉम्प्लेक्स के केस में वो नहीं, वो एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ेगा। तो यहां से इसका अल्फा मानेंगे और इसका मानेंगे बीटा। तो एकदम एक क्लियर होना चाहिए
कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो कंसंट्रेशन पर पावर बनेगा वो उसके स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। यह पावर तब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है और कैसे निकलेगा ये आगे हम लोग देखेंगे इसी में। तो यहां से यहां तक रेट लॉ से रेट लिखने आना चाहिए, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है और जब तक यह अगर एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स है, अगर कुछ नहीं कहा गया है तभी आपको तब कॉम्प्लेक्स मान के चलना, तब वहां पावर ऑफ अल्फा ही देंगे चाहे बीटा ही देंगे। जब रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा है तो एलिमेंट्री रहेगा तभी वो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा, और पावर को ही ऐड करते हैं तो रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाता है। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 3, ओवरऑल ऑर्डर क्या है 5। तो इसको हम नोट में लिख भी देते हैं। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं था मेरे अनुमान से, क्योंकि हम पहले ही वो आपको शॉर्ट में लिख दिए थे, तो ये लैंग्वेज में लिख दिए हैं और ये इम्पोर्टेंट इसका कुछ नहीं, बस लिख दिए तो लिख दिए, क्योंकि शुरू में ही समझा दिए थे, वो शॉर्ट में लिखे थे ना, ए बराबर अल्फा बराबर ए, अल्फा बराबर बी एलिमेंट्री के लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए बराबर नहीं होगा। तो वही लैंग्वेज में है कि इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, प्रत्येक रिएक्टेंट के बारे में जो अगर ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होगा। और वो हम लोग कहाँ से डिटरमिन करते हैं एक्सपेरिमेंटली से। तो ये नोट्स है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सामने तो है नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए स्लोली हम पढ़ा रहे हैं और अपने स्तर से पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बोला ही गया है, जैसा होगा आप कमेंट कीजिएगा कि कैसा है आप लोग को, स्लो फास्ट हो रहा है तो उससे देखा जाएगा आगे, आप लोग को जैसा सजेशन दीजिएगा। तो
तो अब देखिए रेट लॉ से जो रेट लिखे थे एक बार उसको हम फिर से लिखते हैं। रेट बराबर के इंटू ऐसे लिखे थे ए का पावर अल्फा इंटू बी का पावर बीटा। देखिए अभी के को हम क्या बोले थे, ए है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, चाहे उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट मतलब यह एक प्रकार का रेट ही है। के क्या है, के पूछे कोई क्या है, के एक प्रकार का रेट है, लेकिन स्पेशल केस में रेट है, इसीलिए उसको हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं। रेट तो हम जानते हैं रेट क्या होता है, लेकिन के भी एक प्रकार का रेट ही है किसी स्पेशल सिचुएशन में, इसीलिए उसका नाम पड़ा है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। देखिए कैसे रेट है, अभी आपको प्रूफ कर देते हैं कि मान लिया जाए लेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और बराबर A1 हो जाए। मान लेते हैं कि जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें जितना भी रिएक्टेंट है उसका सारे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है यूनिटी हो जाए। यूनिटी मतलब 1 मोलर हो जाए। कंसंट्रेशन वही ना होता है मोलारिटी, मोलारिटी को मोलर भी बोला जाता है। तो अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि यदि उस रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट है सारा का सारा कंसंट्रेशन क्या हो जाए 1। अब जैसे यहाँ इस रेट लॉ में 2 ही रिएक्टेंट है, एक ए है और एक क्या है बी है, तो ए बराबर बी का कंसंट्रेशन 1 है। अब यहां से मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर के 1 का पावर अल्फा इंटू 1 का पावर बीटा। 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा, तो रेट बराबर क्या आ गया के। तो देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि के किसके बराबर है, रेट का। तो इसीलिए बोलते हैं के को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। लेकिन इसके लिए क्या एक चीज नेसेसरी है कि ये रेट है, लेकिन कैसे केस में, वैसे सिचुएशन में के को रेट बोलते हैं जब प्रत्येक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बिकम्स यूनिटी। तो इसको डिफाइन भी हम कर देते हैं। तो के को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको इट इज डिफाइंड एज it is rate when कंसंट्रेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। ये हम डिफिनीशन 12th बोर्ड जो देने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिखे हुए हैं। ऐसे इस डिफिनीशन का तो यहाँ से समझेंगे। तो अगर मान लीजिए कभी आ गया कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या है डिफाइन कीजिए। तो रेट कांस्टेंट कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए ए लिख दिए और इसको दिखा दिए तो तब एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाता है। कॉपी जांच करने वाले को लगेगा कि नहीं जो भी स्टूडेंट लिखे हैं वो उसको समझ में आ रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज रेट या क्या है, हम बोलबे कि के एक रेट है, इसीलिए उसको बोलते हैं ना स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो के एक प्रकार का रेट है, लेकिन वह कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब प्रत्येक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है यूनिटी यानी 1 के बराबर होना चाहिए। तो ए हम लोग देख लिए। अब मान लिया जाए कोई रिएक्शन है इस तरह से, किसी रिएक्शन का, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के का यूनिट ड्राइव करेंगे। मान लेते हैं इस तरह का कोई रिएक्शन है, रेट बराबर ऐसे के इंटू ए का पावर एन। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, एन है। तो हम लोग यूनिट ऑफ के निकाल रहे हैं। तो जैसे किसी रिएक्शन का रेट हम लिखे हैं रेट बराबर के इंटू ए का पावर एन। ए किसके लिए है,
फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फिर nth ऑर्डर रिएक्शन शॉर्ट में कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर n है। यहां पर एक ऐसा रिएक्शन हम एज्यूम किए हैं जिसका ऑर्डर n है। ऐसा नहीं, आप ए बी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जनरल हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए रेट बराबर लिखे हैं k इंटू ए का पावर n फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन लिए है जिसका ऑर्डर n है। तो अब देखिए हमको तो यूनिट k का निकालना है, तो पहले k का फार्मूला निकाल लें। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा रेट आबाटा में कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर n। सबको समझ में आ रहा है, आना चाहिए। रेट कंसंट्रेशन का पावर n, रेट का यूनिट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, रेट का यूनिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या निकाले थे, मोल पर लीटर, लीटर को एल से लिख रहे हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही रेट का यूनिट निकाले थे। आप पिछले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में देखा गया था, तो आप देख लीजिएगा, इससे आप लोग को याद होगा, इतना हमको पता है आप लोग को याद होगा। तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए क्या है, इसको आप क्या पढ़ते हैं, बोलिए क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको यही ना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन का फिर मीनिंग क्या हुआ, मोल पर लीटर, मोल बाय लीटर। तो कंसंट्रेशन यानी ए का यूनिट क्या होगा, मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर एल, इसका पावर क्या एन। कंसंट्रेशन का यूनिट तो वही होगा ना, मोल पर लीटर। ऊपर हम रेट का यूनिट लिख दिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे लिख दिए कंसंट्रेशन का यूनिट मोल बाय एल। एल मतलब यहाँ लीटर समझिएगा, कैपिटल ए लिखे हैं, तो मोल बाय ए लीटर, इसका पावर क्या हो गया एन। अब देखिए, अब बस कुछ नहीं, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसको थोड़ा सा फाइनल इसका रिजल्ट निकालते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए, तो इसको देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। तो जो यूनिट ऑफ के आया, यूनिट ऑफ के, इसको हम लोग देखिए, यहां ऊपर में आपको ये मोल है, मोल का पावर कितना है 1, ध्यान से देखिए, मोल का पावर क्या है 1, और नीचे में मोल का पावर क्या है n। तो ऊपर ये मोल का पावर n ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, मैथमेटिक्स है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर 1/2 का पावर 3 है तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो 2 का पावर -3 हो जाएगा, तो मैथमेटिकल है। तो मोल का पावर n है तो ऊपर जाएगा तो -n, इसका पावर क्या है 1, यानी यहां से टोटल हो गया कि मोल का पावर 1 - n। समझ में आया, ये तो मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री यहीं तक था, अब तो मैथमेटिक्स चल रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। मोल का पावर यहाँ 1 है, ये सब इंटू में है, मोल लीटर सेकेंड सब इंटू में, नीचे है मोल बाय लीटर, तो मोल का पावर n है, ये ऊपर है, तो ऊपर जाएगा तो -n, यहाँ पावर 1 है तो 1 - n। अब देखिए, ये तो लीटर इसके डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो ये क्या होगा, एक्सचेंज होकर मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो लीटर का पावर क्या बन जाएगा n। देखिए ये n दोनों पर है जी, ध्यान रखिए, ये मोल का भी पावर n होगा और एल का भी पावर, यानी लीटर का पावर n। तो ये जो लीटर डिवाइड में है, ये जो एक्सचेंज होके कहाँ चल जाएगा, इन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऊपर लीटर का पावर पहले से क्या है -1, और नीचे से गया एल लीटर का पावर n, तो यहाँ जो हुआ लीटर पर क्या बन गया n - 1, आप पहले से पर सेकेंड है। ए लीटर है जी, हम बार बार बोल रहे हैं, यहां पर एल का मतलब क्या समझेंगे, लीटर, ये ध्यान देना होगा। यहां आपको एल का मतलब क्या समझना है, लीटर, लीटर के लिए कैपिटल यूज कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं।
तो ए इंपॉर्टेंट एक बहुत फार्मूला आया फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए? फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है जी कि nth कि इसमें यूनिट ऑफ के दिया रहेगा ऑप्शन में। तो ये ध्यान रहे, मोल का पावर 1 माइनस एन इंटू लीटर का पावर n माइनस 1 इंटू पर सेकेंड मिनट। अब देखिए ये टाइम का यूनिट सेकेंड में लिए हैं, ये तो मान लीजिए मिनट में भी हो सकता है और में भी हो सकता है, लेकिन हम सेकेंड लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से यूनिट निकल गया। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसको याद मेमोराइज कर जाना है, इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मेमोराइज कर जाना है आपको। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ और यहां से हम रिजल्ट निकाल, इस फॉर्मूला से आप किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन दिया हो उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहां से हम एक छोटा सा बनाते हैं चार्ट जिसमें डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालेंगे और उसको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। देखिए पढ़ाई का हम मेरे हिसाब से पढ़ाई का सिंपल मीनिंग ये है कि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस समझ में आना चाहिए। आप कितना, ये तो बहुत नेसेसरी है कि आप समझ में आ रहा है, लेकिन ये है कि ठीक है आप समझ गए, अब आप समझ गए और आपको कुछ रिमेंबर ही नहीं है तो कैसे चलेगा? समझने से नहीं होगा। तो समझना भी होता है और समझने के साथ याद करना भी जरूरी होता है, क्योंकि खासकर केमिस्ट्री में तो और भी याद ज़्यादा रखना है। फिजिक्स में है कंसेप्चुअल होता है, केमिस्ट्री में रिमेंबर ज़्यादा किया जाता है। तो डायरेक्ट याद होना भी, याद रहने से आपका आसान हो जाता है, टाइम भी बचता है। हर जगह डेरिवेशन हर चीज़ का नहीं ना आप करिएगा, टाइम ही निकल जाएगा, इसलिए रिमेंबर नेसेसरी है। तो आप जहाँ भी फार्मूला, जो भी फार्मूला दिया जा रहा है, कहीं भी जो फार्मूला वो सब आप रिमेंबर करते चलेंगे। और एक चीज़ ये भी बता दें आपको कि जो भी लोग मान लीजिए फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट बार पढ़िएगा, तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स नेसेसरी है, क्योंकि बार बार वीडियो को नहीं देखा जा सकता है, वीडियो को देखने में बहुत समय लगेगा। अगर आप एक बार बढ़िया से पढ़ लिए और नोट्स बनाइएगा तो आपको नोट्स को जब रीड कीजिएगा तो नोट्स रीड करने में टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। लेकिन वीडियो बार बार देखिएगा तो फिर वहीं 1 घंटा, जो भी 1 घंटा की वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन आप नोट्स बना लीजिएगा तो नोट्स जितना बार पढ़िएगा आपका टाइम ड्यूरेशन घटते जाता है। ये पढ़िएगा तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि किसी भी नोट्स को अगर आज आधा घंटा लगा है तो अगला दिन रिवाइज कीजिएगा तो टाइम और घट जाएगा, टाइम ड्यूरेशन ½ आवर से वो कम हो जाएगा। इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए आते हैं, अब देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में, और इधर लिख रहे हैं यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। तो के का यूनिट है, ये हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख दिए आपको और के का यूनिट लिख रहे हैं। तो पहला हम ले रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। देखिए तो जीरो ऑर्डर यानी उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो ऑर्डर कह रहा है मतलब जीरो, तो इसमें एक किसके लिए है? nth ऑर्डर के लिए। यह जो आपका फॉर्मूला है कि इसके लिए nth, तब बताइए n का वैल्यू क्या होगा? जीरो। सही समझ रहे हैं? तो जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू आप जीरो पुट कर दीजिए। तो इस फार्मूला में पुट कीजिए तो मोल का पावर 1 माइनस n, तो n जीरो हो जाएगा तो आएगा मोल इंटू लीटर। तो n के वैल्यू जीरो, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर का, ये जो हुआ जीरो ऑर्डर हुआ। अब ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताइए n का वैल्यू क्या होगा? 1 पुट करेंगे, फर्स्ट मतलब 1। तो n का वैल्यू 1 पुट कीजिए। देखिए n का वैल्यू
1 माइनस 1 तो क्या हुआ 0। किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है तो उसका मान क्या आता है 1। क्लियर हो रहा है मैथमेटिक। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 आ, जैसे ये दे दिया जाए 2 पावर 0 तो इसका मान क्या हो गया 1। तो यहाँ 1 माइनस 1 एन का वैल्यू 1 तो मोल पावर 0, लीटर का भी पावर 1 माइनस 1 0 तो ए भी 1 ए भी 1 तो केवल क्या बच गया पर सेकेंड। तो क्या हो गया पर सेकेंड। तो कभी कभी जब प्रॉब्लम इसका आगे सोल्व करेंगे तो कभी कभी देखिएगा कि के क्या ये नहीं दिया रहता है कि यह जो रिएक्शन है किस ऑर्डर का है, लेकिन के का वैल्यू दिया रहता है। अब के का जो वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें के का यूनिट भी होगा, समझ रहे हैं। के का जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें के का क्या होगा यूनिट होगा। तो यूनिट से ही हम लोग या आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको रिएक्शन का ऑर्डर डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, लेकिन के का वैल्यू दिया है। अब के का वैल्यू दिया है तो उसके साथ उसका यूनिट दिया होगा के का, तो उस यूनिट से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है। जैसे पर सेकेंड आ गया, मान लिया जाए आपको कोई सवाल है, देखिए कि सवाल दिया है ऐसे दिया है 1.2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड दिया है। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा ये कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि पर सेकेंड लगा हुआ है। आप पर सेकेंड किस ऑर्डर के लिए आया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रॉब्लम सोल्विंग में भी यूज होता है, तो ये ध्यान रखना है। एक और देख लेते हैं हम लोग थर्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब आप लोग समझ चुके हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑर्डर में इनका वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 2। अब यहाँ पुट कीजिए 1 माइनस एन, तो एन का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 2 तो -1 बचेगा, यानी मोल का पावर -1। यहाँ 2 माइनस 1 तो 1, तो पावर 1 तो लिखा नहीं जाता है तो लीटर लिखेंगे और पर सेकेंड। तो यहां से आप देख लिए, ये आपको इतना ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट याद रखिए, जी हम बताए कि समझना भी जरूरी है और रिमेंबर करना भी जरूरी है, क्योंकि टाइम आपके पास उतना नहीं रहेगा कि मान लीजिए आपको ही आ गया एग्जाम में कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, चाहे 0 ऑर्डर का के का यूनिट पूछ रहा है, पूछ दिया कि यूनिट ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर। तो 0 ऑर्डर के लिए पूछा गया, तब ये फार्मूला आप ध्यान में लाइएगा, उसमें मान पुट कीजिएगा। समय कंज्यूम हुआ कि नहीं, आप डायरेक्ट याद रखें। तो कम से कम ये 3 जरूर याद रखें, 0 फर्स्ट और सेकेंड। 0 और फर्स्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सेकेंड भी पढ़ेंगे। हम शुरू में ही बोले हैं कि राउंड फर्स्ट में वही डिस्कशन करेंगे जो फुली एनसीईआरटी में होगा, और राउंड 2 में आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन होगा जो कि जे एडवांस मेन के लिए जरूरत होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट nth ऑर्डर का भी पूछा जाता है, अब प्लस A3 इसी फॉर्मूला से निकला। खैर ये याद है तो निकाल सकते हैं, लेकिन इतना अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि कोई भी सवाल में देखे तो सवाल करने में टाइम कम कंज्यूम होगा। तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब एक चीज इसमें और है कि के बारे में कुछ और आपको जानकारी होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, चाहे उसका नाम 3 नाम बताए, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो इसीलिए देखिए के का जो वैल्यू होता है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। के का वैल्यू को अगर पूछा जाए कि के का वैल्यू को कौन चेंज कर सकता है, तो के का वैल्यू को चेंज कर सकता है टेम्परेचर। किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर पर के का वैल्यू फिक्स होगा, लेकिन अगर एक ही रिएक्शन है लेकिन टेम्परेचर अगर वेरिएशन आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज ला रहा है, तब के का भी वैल्यू चेंज करेगा। तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं नोट करके।
के बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। अभी बता रहे थे के बारे में कि देखिए इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करके के का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में कोई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 मोलर है और बाद में अगर 4 मोलर लाया जाता तो उसका के का वैल्यू चेंज करता, नहीं। के का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट पर। किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन का पार्टिकुलर टेम्परेचर पर के का वैल्यू एक फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर के का वैल्यू अगर 20 आ रहा है तो 45 डिग्री सेल्सियस पर के का वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज करेगा किसी रिएक्शन के लिए तो के का वैल्यू भी चेंज करेगा, लेकिन अदर फैक्टर पर चेंज नहीं करेगा। और एक कैटालिस्ट है, देखिए कैटालिस्ट क्या है, अगर मान लीजिए कुछ लोग को पहले से इंफॉर्मेशन होगा तो ठीक है, नहीं तो इसी चैप्टर में कैटालिस्ट के बारे में डिस्कशन होगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अभी इस पर नहीं आ रहा है कि लास्ट में कैटालिस्ट का डिफिनीशन पढ़ना है। तो के का वैल्यू अब देखिए, अब है अगला टर्म है ऑर्डर। ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। ऑर्डर क्या होता है आपको हम बता चुके। रेट लॉ जो लिखे थे उसमें जो पावर आया था उसी को तो ऑर्डर बोल रहे थे, आपको बताए थे। ऑर्डर जो रेट लॉ लिखे थे, जो पावर आया था उसी को तो ऑर्डर बोले थे। तो बस उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो बना मान लीजिए जो 12th बोर्ड वाले होंगे तो उनको तो डिफिनीशन भी लिखना होता है, तो इसीलिए हम लोग उसका डिफिनीशन लिख देते हैं। तो बस छोटा सा डिफिनीशन है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ each, it is the sum of power of each concentration term in rate law expression। कुछ नहीं है, वहां जो समझाए थे उसी को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं। तो देखिए जैसे ए रिएक्शन है ए प्लस बी, ये शुरू में भी लिए हैं, इससे बना आपका प्रोडक्ट। तो इसका रेट लॉ से क्या लिखे थे? रेट देखिए, रेट क्या लिखे थे? रेट बराबर लिखे थे के इंटू ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। कुछ नहीं कहा जाए, ये रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स, तो अपने से पावर लेते हैं ये अल्फा और बीटा। तो अब देखिए यहां पर हम क्या बताए थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब पूरे रिएक्शन का ऑर्डर। तो क्या बताए थे, उसका सम कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, इसी को तो डिफिनीशन बताए। ये रेट लॉ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ए भी रिएक्टेंट है बी भी रिएक्टेंट है, और इसका पावर क्या है, अल्फा है और बीटा है। तो अब इसी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हम लोग का ए कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का पावर है, उसी को तो सम कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। तो वही लैंग्वेज में इट इज द सम ऑफ, सम मतलब उसको ऐड करना, सम ऑफ पावर ऑफ ईच कंसंट्रेशन टर्म। प्रत्येक कंसंट्रेशन टर्म का पावर का सम होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसी को आप क्या डिफाइन कीजिएगा, ऑर्डर। अब ऑर्डर के बारे में कुछ पॉइंट। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। इट इज डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये थ्योरी से नहीं आ सकता है। उसके बाद इट्स वैल्यू, ये सब ऑर्डर के बारे में कहा जा रहा है। इट्स वैल्यू मे बी 0, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, और फ्रैक्शन।
तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यही इसमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इंटीजर में 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1/2 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकता है। तो और ये कहाँ से आएगा? एक्सपेरिमेंट से आएगा। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसका जो ऑर्डर का मान 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो सकता है। देखिए कुछ एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे कोई रेट लॉ लिखा रहेगा, उसमें पूछा जाएगा ऑर्डर। जैसे पहले से कोई रेट लॉ लिखा रहेगा, मान लिया जाए कोई एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि ये रेट है। रेट बराबर ऐसे लिखा है k इंटू ए का पावर 2 इंटू बी का पावर -3। अब यहां पूछा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी पूरे रिएक्शन का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा कुछ नहीं, ये जो पावर है इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 2 -3 यानी -1। तो देख रहे हैं इस रिएक्शन का ओवरऑल पावर क्या आ गया? -1 आ गया। जैसे कोई एक एग्जांपल और लेते हैं, ऐसे रेट लिखा है, रेट बराबर k इंटू ए बटा में a का पावर 1/2 बटा में b। इसका पूछ दिया गया आपसे ऑर्डर, क्या होगा ऑर्डर बताइए। मैथमेटिकल है जी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिक्स जिनको आता है सिंपल सा 9-10 वाला, ऑर्डर आराम से निकल जाएगा, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए। तो अब देखिए ये तो लिखने का तरीका है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का पावर 1/2। देखिए तो b का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो a तो डिवाइड में है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तब पावर क्या हो गया? -1। अभी तो समझाए थे कि जैसे 1/2 है तो आप इसको 2 का पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री तो बस ये दिया हुआ है, उसके बाद मैथमेटिक्स है। तो ये b ऊपर चला गया तो b का पावर क्या हो गया? -1। अब ऑर्डर निकालिए तो पावर जोड़ देंगे, तो ऑर्डर क्या हो गया? x का पावर 1/2 -1 क्या आएगा? -1/2 आएगा। तो इस रिएक्शन का क्या आया? -1/2 आया। तो इस तरह से दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम में कि कोई रिएक्शन का रेट लॉ पहले से लिख दिया हुआ है, तो आप वहां से क्या निकालेंगे? ऑर्डर निकालेंगे, रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे। तो रेट लॉ से, रेट लॉ में जो रेट लॉ में देखिए, रेट लॉ में क्या आता है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आता है। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और उसका जो पावर होता है उसी का सम करते हैं। तो रिएक्शन, हाँ देखिए इस सवाल में अगर ये पूछता कि b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताइए, तो क्या बोले कि b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर केवल b का पावर बताइएगा। यदि b के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो b का पावर बोलेंगे, a के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो a का पावर बोलेंगे। ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर का मतलब ओवरऑल रिएक्शन, होल रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है, तो सभी का पावर को ऐड कर देंगे। तो हम लोग इसमें ऑर्डर तक आज रहने देते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ाए, आपको ऑर्डर पढ़ाए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, और उसमें भी यूज होगा जैसे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो वीडियो को जब भी देखें तो होल वीडियो देखें, तभी पता चलेगा। और अभी का सिचुएशन ख़राब चल रहा है तो थोड़ा सावधानी और सतर्कता बरतना ज़रूरी है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ी कठिन से लॉकडाउन में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें।